हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्क ने वो हमला नकली एजुलिन को मारने के लिए नहीं बल्कि वहां पर आए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनकी बैंड बजाने के लिए किया होता है। जिस चीज को देखने के बाद वहां पर के जो कल्टीवेटर्स होते हैं उस मॉन्क से कहते हैं कि अगर तुम्हें जड़ी बूटियां चाहिए तो हम हमारे पास जितने भी जड़ी बूटियां उनमें से कुछ जड़ी बूटियां तुम्हें दे देंगे। जिस बात को सुनने के बाद वो जो ओल्ड मॉन्क है उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास से सारी जड़ी बूटियां छीन सकता हूँ तो फिर आखिर में तुम्हारे पास से थोड़ी सी ही जड़ी बूटियां क्यों लूंगा। और वो अपने मन में कहता है कि मेडिसिन किंग वैली के अंदर जो कुछ भी होता है वो सारी की सारी चीजें इन लोगों ने देख ली जिसके वजह से मैं उन सारी चीजों को यहाँ पर से बाहर नहीं जाने दे सकता, जिस वजह से मैं इन सारे लोगों को यहीं पर ही जान से मार दूंगा। लेकिन तब भी हमें उन्हीं में से कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि अपने टोकन को सामने लाते उस बूढ़े मॉन्क से कहता है कि मैं एक प्रिंस हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मेरी जो डायनेस्टी है तो मैं नहीं छोड़ेगी। और दूसरा जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं एक एल्डर हूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मेरा जो सिख है वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिन बातों को सुनने के बाद वो जो ओल्ड मॉन्क है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों को अपने एनर्जी से बने हुए हाथ में जकड़ कर उन्हें वहीं पर ही खत्म कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो नकली एजुलिनो काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा हाथ मारने के लिए आया था और जब मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी तब मैं यहाँ पर से चला जाता था और अपनी जिंदगी अच्छी से गुजारना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसे क्यों हो गई। इतना सोचने के बाद जो नकली एजुलिन है उस बूढ़े मॉन्क से कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे पंगा लेना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो मॉन्क है वो नकली एजुलिन से कहता है कि तुम तो मेरे भाई हो, आखिर मैं तुमसे पंगा क्यों लूंगा, और इसके अलावा इनके पास से मुझे जो कुछ भी मिलेगा उसमें से थोड़ा हिस्सा मैं तुम्हें भी दे दूंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो नकली एजुलिन है वो अपने मन में कहता है कि वो तो मुझसे पंगा नहीं लेना चाहता, सच में जो एजुलिन का नाम है वो काफी ज्यादा काम आएगा। इतना सोचने के बाद वो उस बूढ़े मंक से कहता है कि ठीक है तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद उसके पास खड़ा हुआ एक जो कल्टीवेटर उस नकली एजुलिन से कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा कमीने हो, तुम इतने ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी तुम उसका साथ दे रहे हो। और हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि नकली एजुलिन की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी, इसलिए वो कहती है क्योंकि इतना ज्यादा कमीना है कि तभी जो अंकल फैन है मिया से कहता है कि शांत हो जा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एजुलिन है वो नकली एजुलिन है, जो यंग मास्टर ए है वही असली एजुलिन है। जिस बात को सुनने के बाद जो मिया है वो भी काफी ज्यादा चौंकते हुए अंकल फैन से कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। लेकिन हमें उस बूढ़े मोंग को दिखाया जाता है जो कि एनर्जी से एक फूल बनाकर वहां पर आए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स है उन कल्टीवेटर्स को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देता है। फिर हमें एजुलिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर जैसा कि आपने मुझसे कहा था मैंने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन सारी की सारी चीजों को इस मेमोरी स्पेयर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एजुलिन से कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा बेहतर काम किया, अब जो कि मेरे पास एविडेंस है तो फिर मैं इस बूढ़े मॉन्क को सबक सिखाऊंगा। इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जो ओल्ड मॉन्क है उसके बनाए हुए इस फूल के ऊपर या फिर उसके बेल के ऊपर हमला कर कर उसके बेल और उसके फूल को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और सारी चीजों को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं हूँ मिस्टिकल हेवन सेट का एजुलिन। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी लोग हैं, काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि तो वही है जो कि मेडिसिन किंग वैली के अंदर तबाही मचाता जा रहा था, इसका ये मतलब है कि यही असली एजुलियन है। और हमारे मेन कैरेक्टर की असली पहचान जान लेने के बाद वो जो कल्टीवेटर है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से नकली वाली टीम की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम तो नकली हो, अब तुम कहाँ पर बच कर जाओगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और हमें अंकल फैन और मिया को दिखाया जाता है जो कि इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने जो प्रेडिक्शन की होती है वो बिल्कुल सही निकली होती है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि यंग मास्टर ए वही असली एजुलियन है। और हमें नकली एजुलियन को दिखाया जाता है जो कि असली एजुलियन को अपने सामने देखने के बाद उसके जो गोटे मुंह में आ चुके तो कहते हैं कि अब मैं क्या करूँ, सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं जो एजुलियन नाम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सारी चीजें कर रहा था, मुझे क्या पता था कि असली जो एजुलियन है वो मेरे साथ ही खड़े रहकर यहाँ पर मैं जो कुछ भी कर रहा वो देख रहा था। और जो ओल्ड मॉन्क है वो गुस्सा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हो कि खेल कैसे खेलते हैं, लेकिन ये मेडिसिन किंग वैली नहीं है। मेडिसिन किंग वैली के अंदर मेरी जो पावर है वो सप्रेस हुआ करती थी जिसके वजह से मैं तुम्हें अंदर कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बाहर बाहर की तरफ में ही भगवान हूँ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर इस बूढ़े मॉन्क से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रहे हो, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है सारी की सारी चीजों को मैंने रिकॉर्ड कर लिया, अगर मैं उन सारी चीजों को पब्लिक कर दूंगा तो पब्लिक तुम्हारा क्या हल करेगी, तुम्हें नहीं पता है क्या। जिन बातों को सुनने के बाद जो ओल्ड मॉन्क है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम उन चीजों को तब भी पब्लिक कर पाओगे तब तुम यहाँ पर से जिंदा बच कर जाओगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो
मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है क्या, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो ओल्ड मॉन्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। इतना कहने के बाद जो ओल्ड मॉन्क है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले को देखने के बाद जो लीजन है वो हंग से कहते हैं कि वो जो बूढ़ा आदमी ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंटल पर है क्या मास्टर खतरे में है। जिन बातों को सुनने के बाद जो हंग है वो अपने मन में कहता है कि वो जो आदमी है वो जितना दिखता है उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मेडिसिन किंग वैली के अंदर जो सेपरेशन लगा था इमोर्टल से लगा था जिसे जिसे तोड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन उस आदमी ने ये करके दिखाया था। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस बूढ़े मॉन्क ने किया वह हमला हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपके ऊपर ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के पीक लेवल के एनिमी ने हमला किया है, जिसके वजह से आपका जो पैसिव इफेक्ट है उसे एक्टिवेट किया जाता है, जिस वजह से आपको ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कंजम्पशन लेवल की कल्टीवेशन दी जाती है, यानी कि आपका जो लेवल है अब ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कंजम्पशन लेवल पर पहुंच जाता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो इसी बात का इंतजार था। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने एक ही हाथ के इस्तेमाल करते उस ओल्ड मॉन्क ने किए हुए हमले को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उस हमले को डिस्ट्रॉय कर देने के वजह से जो ओल्ड मॉन्क है उसकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे इंटरनल इंजरी हो जाती है, जिस वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को उस हमले को डिस्ट्रॉय करता हुआ देखकर जो ओल्ड मॉन्क है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को छुपा रहे होगे, तुम तो सच में काफी ज्यादा चालाक हो, तुम्हारा जो असली कल्टीवेशन है ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कंजम्पशन लेवल पर है। जिस बात के सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते है उस बूढ़े मॉन्क से कहता है कि बस तुम मुझे अब ये बताओ कि आखिर तुम किस तरह से मरना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो ओल्ड मॉन्क है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि इससे क्या होता है कि तुम ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कंजम्पशन लेवल पर हो। मैंने मेडिसिन किंग वैली के अंदर लड़ाई करने के लिए मेरी जो डायमंड बॉडी थी उसे काफी ज्यादा कल्टीवेट किया है। जिस डायमंड बॉडी के सामने अगर दो ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के कल्टीवेटर भी आ जाए तब भी उसे तोड़ना मुश्किल होता है, तो तुम अकेले ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट कंजम्पशन लेवल पर होने के साथ क्या कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर बूढ़े मॉन्क से कहता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था संभलने का, लेकिन तुमने उस मौके को भी अपने हाथ से गवा दिया है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बूढ़ा मॉन्क है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा एडिट हो, इतना समझाने के बावजूद भी तुम मेरे आड़े आ ही रहे हो, तो फिर ठीक है तुम्हारा मरना तय है। इतना कहने के बाद वो जो बूढ़ा मॉन्क है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वहां पर एक एनर्जी का ड्रैगन बनाकर उस ड्रैगन से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है। जिस ड्रैगन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उस बूढ़े मॉन्क से कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक काफी ज्यादा बड़ा हाथ बना लेता है, उस हाथ से उस ड्रैगन को पकड़ने लगता है और उस ड्रैगन को पकड़ते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि अब तो हमारा खत्म होने का समय आ चुका है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस हाथ से उस ड्रैगन को पकड़कर उस ड्रैगन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो बूढ़ा मॉन्क है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने हैंगिंग टेम्पल की अल्टीमेट टेक्निक को इसी तरह से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और मॉन्क ये सब सोचे रहा होता है कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाए हुए एनर्जी का हाथ को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके उसी ओल्ड मॉन्क को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिस हाथ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो ओल्ड मॉन्क है वह अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, वह अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है, लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को दिखाया जाता है जो कि उस शील्ड से टकरा जाने के बाद वो जो शील्ड है वो धीरे धीरे कर टूटने लगती है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर उस ओल्ड मॉन्क से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि छोटी मोटी ट्रिक्स मुझे या फिर मेरे हाथ को रोक सकती है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर और ज्यादा जोर लगाते हुए उसकी जो शील्ड है उसे तोड़ देता है, उस मॉन्क के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। जिस हमले के वजह से जो ओल्ड मॉन्क है वो काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाता है और वो इतने ज्यादा तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जा चुका होता है कि जो आसपास की जमीन है वो भी शटर होने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद जो ओल्ड मॉन्क के डिसाइपल्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और हमें उस ओल्ड मॉन्क को दिखाया जाता है उस हमले के वजह से जो ओल्ड मॉन्क है उसकी हालत काफी
काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं, लेकिन वो मरा नहीं होता। जिस चीज़ को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर इस उलमंग से कहता है कि मेरे इस हमले के बावजूद भी तुम मरे नहीं हो। ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात है और हमें उस उलमंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को किसी तरह से सँभालते हुए खड़ा होने लगता है। खड़ा होते हुए कहता है कि मैंने जो अभी-अभी डिफेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया था, उस टेक्निक के सामने अगर मेरा सेम रिलम का भी कोई कल्टीवेटर आ जाए तब भी उस डिफेंस को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन इसने उसे काफ़ी आसानी से तोड़ लिया है। तो फिर मुझे जो मेडिसिन किंग वैली के अंदर से जो जड़ी-बूटियाँ मिली थी, उन जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना कहने के बाद जो ओल्ड monk है, वो वहाँ पर के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं, जिन्होंने कि उस मेडिसिन किंग वैली के अंदर से जड़ी-बूटियाँ इकट्ठा कर ली होती हैं, सारी की सारी जड़ी-बूटियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर उन सारी जड़ी-बूटियों को एनर्जी में कन्वर्ट कर कर उस सारी की सारी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर कर उसने बैटल में जो पावर गँवाई होती है, सारी की सारी पावर को फिर से रीगेन कर लेता है। पावर को रीगेन कर लेने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, क्योंकि ये जो बैटल है वो अभी-अभी शुरू हुई है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उस बूढ़े monk से कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, ये जो बैटल है वो पहले से ही खत्म हो चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो ओल्ड monk है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ओल्ड monk से कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ तुम्हारा जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मेरे इस हमले के सामने वो भी नहीं टिक पाएगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लगता है और वो अपने किसी तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करने लगता है, जिस टेक्निक को और जो ओल्ड monk है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचानता था, जिस वजह से वो चौंकते हुए कहता है कि ये तो पंचिंग टेक्निक है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ओल्ड monk से कहता है कि क्या तुमने इसे पहचान लिया? जिस बात को सुनने के बाद वो जो ओल्ड monk है फिर से घमंडी बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चाहे तुम किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो मेरे ऊपर हमला कर दो, लेकिन वो जो टेक्निक है वो मेरा बाल भी नहीं उखाड़ पाएगी, क्योंकि मेरे सिर के ऊपर बाल ही नहीं है। उस ओल्ड monk की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ओल्ड monk से कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा मज़ाक करते हो, तुम्हारे सर के ऊपर बाल नहीं हो तो क्या हुआ? तुम्हारा सर तो है। मैं के हमले के साथ तुम्हारा जो सर है उसे तुम्हारे धड़ से अलग कर दूँगा। जिस बात को सुनने के बाद वो जो ओल्ड monk है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ आगे आते हुए जो ओल्ड monk है उसके ऊपर एक ही हमला कर देता है, और हमारे मेन कैरेक्टर का एक ही हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही हमले के साथ जो ओल्ड monk है वहीं पर ही खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि वो धूल बनकर वहीं पर ही गायब हो जाता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से वहीं पर ही खड़ा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी ज़्यादा पावर देखने के बाद और हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही हमले के साथ उस ओल्ड monk को हारता हुआ देखकर वहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी एक ही पल में उन सारे के सारे चेहरे पूरी तरह से खिल उठ जाते हो, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हाँ वो मारा गया और बूढ़ा कमीना मारा गया। ये जो एजुलिन है वो हमारा हीरो है, तुम हीरो हो, तुम हीरो हो। इसी तरह से वो जोर जोर से चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को हीरो हीरो कहकर पुकार रहे होते हैं, और हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पावर देखने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो चुकी है। तो कहती है कि मिस्टर ए कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा हैंडसम है। और जो अंकल फैन है वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो यंग मास्टर ए की पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि जिसके बारे में हम कभी भी नहीं सोच सकते। और हमें एजुलिन को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, आपके जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि सच में मास्टर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने एक ही हमले के साथ वो जो बूढ़ा monk है उसको डिफेंस को ही नहीं तोड़ा, बल्कि monk को भी वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और हमें उस monk के डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते और डरते हुए कहते हैं कि जल्दी से हमें यहाँ पर से भागकर हैंगिंग टेम्पल में वापस जाना होगा। लेकिन तभी हमें एजुलिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते और उन monk से कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पर से बचकर जा सकते हो? इतना कहने के बाद वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए वो जो monk के डिसाइपल्स होते हैं उनके ऊपर हमला कर कर उन्हें काफी ज्यादा बुरी तरीके से वहीं पर ही खत्म कर देता है। उन टकले लोगों के साथ निपट लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सीधा नकली टीम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी मौत को अपने सामने देखने के बाद जो नकली टीम होती है वो काफी ज्यादा डर जाते और डरते हुए जल्दी से हमारे मेन कैरेक्टर इसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी गलती है, हम हमारे ऊपर मर्सी दिखाइए, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ये सब पापी पेट का सवाल था, इसीलिए हमने आपका नाम इस्तेमाल किया। और बाकी के जो नकली तीनों लोग होते हैं वो नकली एजुलिन के ऊपर ही सारा का सारा ब्लेम डालते हैं कि इसने हमें बहकाया था, ये सब इसकी गलती है, हमें छोड़ दीजिए, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। जिन लोगों को इस तरह से अपने ऊपर ब्लेम डालता है वह देखकर जो नकली एजुलिन है उनके ऊपर बढ़ते उनसे कहता है कि इन सारी चीजों में जितना मेरा हाथ है उतना तुम्हारा भी, इसीलिए मेरे इकलौते के ऊपर इस तरह से ब्लेम मत डालो।
और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इन गंदे लोगों को मारकर अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहां पर खड़े हुए जितने भी कल्टीवेटर से उन लोगों से कहता है कि आखिर इन लोगों ने तुम्हारे पास से कितनी चीजें दी है। जिस बात को सुनने के बाद जो मियाँ है और वहां पर के जितने भी कल्टीवेटर्स हो सारी की सारी चीजें उन्हें बताने लगती है कि इसने हमारे पास से ट्रेजर तालिस्मान और कई सारी चीजें ली है। इतना कहने के बाद वहां पर के जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी तेजी के साथ जो नकली एजुलिन की टीम है उसके ऊपर हमला करने के लिए उसे खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। जिन चीजों को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से करता हुआ देखकर जो एजुलियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मास्टर आपने बिल्कुल सही किया। वो लोग गंदे लोग थे, आपने अगर उन्हें मारा होता तो आपके भी हाथ गंदे हो जाते। फिर हमें मिया को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उसकी मदद करने के लिए। इसके अलावा उन नकली लोगों ने उनके पास से जो चीजें लूटी होती उन सारी लूटी हुई चीजों को वापस दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मिया से कहता है कि शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं। इसके अलावा मैं अपनी पहचान तुम्हें पहले ही बता देता लेकिन तुम्हारी नजर में मेरे जो रेपुटेशन थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, जिसके वजह से अगर मैं पहले तुम्हें मेरे बारे में बता देता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भी कोई नकली इंसान हूँ, जिस वजह से तुम मेरे ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती, जिस वजह से मैंने तुम्हें पहले अपनी पहचान नहीं बताई। मिया से बातचीत हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग को वहां पर बुला लेता है। कुनपेंग को वहां पर देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हमारा जो मेन कैरेक्टर मिया और जो अंकल फैन है उन्हें अलविदा कर वहां से चले जाते। उनके जाने के बाद जब वहां पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से जो नकली एजुलियन की टीम होती है उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिन्हें इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डर जाते और डरते हुए उनसे कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन हमें उन सारे कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से उनके ऊपर टूट जाते और उनके पास से सारी की सारी चीजें छीनने लगते हैं। फिर हमें कुनपेंग के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिटिल ब्लैक होता है वो इतने बड़े कुनपेंग को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और कहता है कि ये तो कितना ज्यादा बड़ा है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर लिटिल ब्लैक को अपने तीनों के तीनों डिसाइपल का इंट्रोडक्शन दे देता है, जिस इंट्रोडक्शन को मिलने के बाद जो लिटिल ब्लैक है उन तीनों को ग्रेट करके उनसे कहता है कि आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रेड से कहता है कि क्या तुम मुझे शोल्डर मसाज दे सकती हो। जिस बात को सुनने के बाद जो रेड है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हमें हंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि जो कुछ भी कर रहे हो सारा का सारा दिखावा है। और ये सब कहते हुए जो हंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लिटिल ब्लैक की तरफ देख रहा होता है, जिसे अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर जो लिटिल ब्लैक है वो काफी ज्यादा डर जाता है और काफी तेजी के साथ वहां से भागकर चला जाता है। हंग से डर कर भाग जाने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो सीधा ली उजी के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर जो ली उजी होता है वो किसी तरह की जड़ी बूटियों को खा रहा होता है कि तभी जो हंग ली उजी का आवाज लगाता है। जिस आवाज को सुनने के बाद जब ली उजी पीछे मुड़कर देखता है तो जो ली उजी का देखने का तरीका होता है उस देखने के तरीकों को देखने के बाद जो लिटिल ब्लैक है और भी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जो ली उजी वो काफी ज्यादा खतरनाक उसे लग रहा होता है। जिसे इस तरह से डरता हुआ देखकर जो ली उजी वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। उससे कहता है कि ये क्या हुआ, क्या तुम डर चुके हो, मुझे माफ कर देना तुम्हें डराने के लिए। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो लिटिल ब्लैक ली उजी से डरकर काफी तेजी के साथ वहां पर से भी भागकर जा रहा होता है। जाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि जो दोनों सीनियर ब्रदर्स हो काफी ज्यादा डरावने हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि आराम से कुर्सी पर बैठा होता है और कुर्सी पर बैठने के बाद वो कहता है कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, चलो चाय पीते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल रैट है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहती है कि ये जो चाय की खुशबू काफी ज्यादा अच्छी है। कि तभी हमें हंग को दिखाया जाता है जिसकी भी नजर उस चाय के ऊपर पड़ जाती है। जिस चाय को देखने के बाद जो हंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हंग से कहता है कि आखिर तुम किस बात से चौंक चुकी हो, क्या तुम इस चाय के बारे में जानते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो हंग है वो अपने मन में कहते हैं कि ये तो स्पिरिट टी है, स्पिरिट टी की एक पत्ते के लिए जो सेंट्रल रीजन है उसके अंदर लोग लाशें बिछा देंगे। और सेंट्रल रीजन का जो हाई इमोर्टल था वो 50,000 सालों में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही छोटे छोटे कप में इस चाय को बनाकर पिलाता था, जिसके की खुशबू में काफी ज्यादा दूर से सूंघता था। लेकिन क्या आज मैं इस चाय को खुद चखने वाला हूँ। और हमें हंग को दिखाया जाता है जो कि उस चाय को पीने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है।
फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस चाय को उस कप में डालकर उस कप को हमारे हंग को दे देता है। जिस कप को पा लेने के बाद जो हंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये जो है स्पिरिट ही है, इसके लिए लाखों लोग मरते हैं लेकिन आज मैं इसे पीने वाला हूँ, ये मेरे नसीब की बात है। इतना कहने के बाद जो हंग स्पिरिट टी को पी लेता है और जैसे ही हंग स्पिरिट टी को पी लेता है वैसे उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। हमारे होंग के अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि जो होंग है वो वहीं पर ही ब्रेक थ्रू करने लगता है। लेकिन ब्रेक थ्रू करते वक्त जो होंग है कुछ ज़्यादा ही घमंड दिखा रहा होता है, जिस चीज़ को देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही घमंडी है। और देखते ही देखते जो होंग है उसका लेवल अप हो जाता है, अब वो ट्रिबुलेशन ट्रांसजेंडर स्टेज पर पहुंच जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद ली उजी ओबे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, चौंकते हुए कहता है कि जो सीनियर ब्रदर है उन्होंने देखते ही देखते जो ट्रिबुलेशन ट्रांसजेंडर स्टेज के पीक लेवल है उस पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और हमें हंग को दिखाया जाता है जो कि ट्रिबुलेशन ट्रांसजेंडर स्टेज के पीक लेवल पर पहुंचने के बाद काफी ज्यादा गंदी तरीके से हंस रहा होता है, जिसे हंसता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ पीछे से आकर उसके सर के ऊपर मारते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से अपने आप को मारता हुआ देखकर जो हंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उससे कुछ कहने वाला होता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उससे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें मारा, इससे तुम्हें कोई तकलीफ है। हमारे मेन कैरेक्टर की इस बात को सुनने के बाद जो हंग है वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हंग से कहता है कि ठीक है मैं इस बार इसे भूल रहा हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर और बाकी के डिसाइपल से भी कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे लिए भी चाय रखी, आकर इसे पी लो। जिस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के जो चारों के चारों डिसाइपल्स है वहां पर रखे हुए एक एक चाय के कप को उठा लेते। चाय के कप को उठा लेने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर आपके पास कितनी चाय बची है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पास से एक जार को बाहर निकालते हुए होंग से कहता है कि इतनी बची है। जिस जार को देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या इतनी ज्यादा चाय। होंग को इतना ज्यादा चौंकता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, इसके अलावा अगर तुम और चाय पीना चाहते हो तो बेशक पी सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। फिर हमें रेड और लिऊ जी को दिखाया जाता है जो कि उस चाय को पी लेते हो, जैसे वो दोनों चाय को पी लेते हैं वैसे उन दोनों का भी लेवल अप हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो लिटिल ब्लैक है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि चाय का इफेक्ट इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा तेज होता है क्या। अपने आप का लेवल अप होता हुआ देखो जो लिटिल रेड और जो लिऊ जी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें लिटिल ब्लैक को दिखाया जाता है वो भी उस चाय को पी लेता है, जैसे वो भी उस चाय को पी लेता है वैसे उसकी जो कल्टीवेशन है वो भी बढ़ने लगती है। और देखते ही देखते जो लिटिल ब्लैक है उसकी कल्टीवेशन बढ़ते हुए जो ग्रेट व्हीकल कॉम्प्लिकेशन लेवल है उसके ऊपर पहुंच जाती है। जिस चीज को देखने के बाद जो ली उजियो काफी ज्यादा चौंक जाता है और लिटिल ब्लैक का इतने झटके के साथ लेवल अप होता हुआ देखकर जो हंग और जो ली उजियो काफी ज्यादा चौंक जाता है, पूरा का पूरा सदमे में चले जाता है। कहते हैं कि अगर इसका एक और बार लेवल अप हो जाता तो मैं कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता। और जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि इन सारे लोगों ने इनलाइटमेंट चाय पीने की वजह से उनका जो लेवल है काफी तेजी के साथ बढ़ा है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये जो लिटिल ब्लैक है उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि जो इनलाइटमेंट टी है वो पहले के जो रिवॉर्ड्स मिले थे उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ है हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट के डिसाइपल्स है वो काफी तेजी के साथ अपना ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, जिसके वजह से आपने एक नए मिशन को ट्रिगर किया है, जिसके वजह से आपको जल्दी से जल्दी जो हैंगिंग टेम्पल है वहां पर जाकर चेक इन करना होगा। अगर आपने वहां पर जाकर चेक इन किया तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। जिस मिशन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि एक नया मिशन इन गंजे गद्दों से हिसाब किताब करने का सही समय आ चुका है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि चलो हैंगिंग टेम्पल की तरफ चलते हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के जो डिसाइपल्स है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें ईस्टर्न रीजन के बुद्धा स्टेट के लिशन किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ तबाही मची होती है। उस तबाही को मचाने वाले और कोई नहीं बल्कि मॉन्क लोग होते
होते हैं जिन्होंने कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा के रखी होती है। यहाँ तक कि वहाँ पर जितने भी मासूम लोग होते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। उन्हीं में से हमें काफ़ी ज़्यादा बुरे मौत को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के सर को पकड़ कर उसे वहीं पर जान से मारने वाला होता है, जिसे इस तरह से ना करने के लिए उस बच्चे की जो माँ है वो गिड़गिड़ा कर उससे दया की भीख मांग रही होती है। लेकिन जो ओ मॉन्क है उसे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत कर रहा होता है कि तभी उस मॉन्क के ऊपर कोई हमला कर देता है, जिस वजह से उस मॉन्क के हाथों से वो जो बच्चा है वो नीचे गिर जाता है। कि तभी हमें वहां पर उस मॉन्क के ऊपर हमला करने वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि लियो सिटी का लॉर्ड होता है, जिसका कि नाम मुरंग है होता है। और वो जो होता है वो नॉइसेंसुअल कॉम्प्लिकेशन लेवल पर होता है। फिर जो मुरंग है वो चिल्लाते हैं वहां पर आए हुए जितने भी हैंगिंग टेम्पल के मॉन्क होते हैं उनके ऊपर चिल्लाते हैं, उनसे कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे वेलिशन किंगडम के अंदर आने की, ये तो हमारी जगह नहीं है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जिस बात को सुनने के बाद वो जो मॉन्क है जिसके के ऊपर सबसे पहले मुरंग ने हमला किया होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है। मुरंग से कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो हमें ऐसा कहने वाले। जिस बात को सुनने के बाद जो मुरंग है उस मॉन्क के ऊपर हमला करती है, उससे कहता है कि तुम सारे के सारे लोग कमीने हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मासूम लोगों को मारने की, यहाँ तक कि तुमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आखिर तुम अपने आप को मॉन्क कैसे कह सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो मॉन्क है वो अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करती है, मुरंग के ऊपर हमला करती है, उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वे हमारे हैंगिंग टेम्पल और हम जैसे मॉन्क को इस तरह से बेइज्जत करने की। मॉन्क के इतना कहने के साथ ही जो मुरंग और जो मॉन्क है उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाता है, जिस वजह से वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। लेकिन जो मॉन्क है उसके पावर काफी ज्यादा होने की वजह से जो मुरंग है वो खिसकते हुए पीछे चला जाता है। लेकिन तभी जो मुरंग के सोल्जर्स होते उनमें में से एक सोल्जर जो मुरंग है उसे संभालने लगता है, उसे कहता है कि सिटी लॉर्ड आपको केयरफुल रहना होगा। उस आदमी को वहां पर देखने के बाद जो सिटी लॉर्ड है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उससे कहते हैं कि जनरल यांग आप सही समय पर यहाँ पर आए हैं। फिर जो मुरंग है वो मोंग से कहता है कि आज तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले हो। जिस बात को सुनने के बाद जो मोंग है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुरंग से कहता है कि जरा अपनी जबान संभाल कर बात करो, आखिर तुम किसके भरोसे पर इतना उड़ रहे हो। कि तभी पीछे से हमें उसी जनरल यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए जो मुरंग है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो मुरंग है वो घसीटते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और अचानक से किए हुए हमले के वजह से और अपने ही साथी से धोखा खाने की वजह से जो मुरंग है वो इंटरनली और आउटरली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और कांपते हुए जो जनरल यांग है उनसे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और मुरंग को इस हालत में देखने के बाद जो मोंग है वो मुस्कुराते हुए मुरंग से कहता है कि अपने ही किसी सगे से धोखा खाने के बाद कैसा महसूस होता है। फिर जो जनरल यांग है वो मुरंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा बड़े पागल हो, क्योंकि तुम बार बार हैंगिंग माउंटेन को इस तरह से मना कर रहे थे, लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो पहले से ही अपने आप को कन्वर्ट कर कर मोंग बन चुके हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो मुरंग है वो जनरल यांग से कहता है कि तुम कमीने के ही कि तुम पहले से ही जो हैंगिंग टेम्पल है उनके साथ मिल चुके हो, जो कोर्ट है वो तुम्हें कभी भी इस तरह से जाने नहीं देगा, वो तुम्हें जरूर सजा देगा। मुरंग की ये बात सुनने के बाद जो ओमोंग है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मुरंग से कहता है कि जो लीशन किंगडम है पहले से ही हमारी मुट्ठी में है, तो फिर आखिर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच कौन करेगा। और जो जनरल यांग है वो भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए जो मुरंग है उसे कहता है कि बाकी के सिटी लॉर्ड्स को भी हमने इसी तरह से मारा था, लेकिन उनके तहकीकात करने के लिए कोई भी कोर्ट नहीं आया था, तो फिर तुम्हारी तहकीकात करने के लिए कोई कोर्ट कैसे आ सकता है। जिन बातों के ऊपर जो मुरंग है उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि तभी जो मोंग है वो आगे बढ़ते हुए जो मुरंग है उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम काफी ज्यादा जिद्दी थे, अगर तुम पहले हमारे शरण में आते तो ये सब नहीं होता। इतना कहने के बाद जो मोंग है वो मुरंग को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होता है कि तभी हमें मुरंग को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉट को उठाते हुए जो मोंग है उससे कहता है कि अगर मैं मरने वाला हूँ तो मैं तुम कमीनों को अपने साथ लेकर मरूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसे इस तरह से करता हुआ देखो जो मोंग है मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा बड़े पागल हो। लेकिन तभी वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग के साथ पहुंच जाता है। कुनपेंग को वहां पर देखने के बाद जो मोरंग है वो कहता है कि ये तो डिवाइन बिस्ट कुनपेंग है, लेकिन आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और जो मोंग है वो कहता है कि ये तो सुप्रीम डिवाइन बिस्ट है जो कि ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रेलम पर है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए कुनपेंग से कहता है कि नीचे खड़े जितने भी गंजे लोग हैं उन सारे के सारे गंजे लोगों को खा जाओ। जिस बात को सुनने के बाद जो कुनपेंग है वो भी नीचे खड़े हुए जितने भी मोंग है उन सारे मोंग को अपने अंदर खींचने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद जो वो हेड मोंग होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन आखिर उसकी कुनपेंग के सामने कैसे
चल सकती थी, जिस वजह से जो वो मोंक है वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ जो कुनफेंग उसके पेट के अंदर चला जाता है। जिस चीज़ को देखने के बाद जो मोरंग है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि कुनफेंग ने तो सारे के सारे मोंक को खा लिया। और जो जनरल यांग है वो भी चौंकते हुए कहता है कि सारे के सारे जो मोंक है वो मारे जा चुके, अब मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कुनफेंग से नीचे उतर आ जाता है और जो मोरंग होता है उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम कौन हो, और जो ये डिमोनिक मोंक थे वो यहाँ पर आकर यहाँ पर इतने ज्यादा तबाही क्यों मचा रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो मोरंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी पहचान बताते हैं। उसे कहते हैं कि ये सारे जो मोंक लोग हैं वो यहाँ पर 800 से भी ज्यादा छोटे बच्चे और बच्चियों को किडनैप करने के लिए आए थे, ताकि वो उन छोटे बच्चे बच्चियों को जो हैंगिंग माउंटेन का जो लॉर्ड है उसे खाने के लिए दे सके। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मोरंग से कहता है कि हैंगिंग माउंटेन का क्या हैंगिंग टेम्पल से कोई नाता है। जिस बात को सुनने के बाद जो मोरंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल, जो हैंगिंग माउंटेन का जो लॉर्ड है वो एक वुल्फ डेमन है, जिसे कि जो हैंगिंग टेम्पल का जो अबॉट है यानी कि जो हेड monk है उसने एनलाइटन किया था, जिसके वजह से उसकी जो ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन बाद में उसने हैंगिंग टेम्पल को धोखा देकर चुपचाप से बाहर निकल आया और उसने अपने खुद का सेक्टर खड़ा किया, जिसके के अंदर कई सारे डीमंस है। लेकिन वो जो इविल क्रीचर है वो अपने लोगों को बेचकर अलग अलग बुद्धा स्टेट के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं उन सारे बच्चों को गैदर कर कर उन्हें ऐसा कहता है कि वो उन्हें बुद्धिज्म सेक्ट में ज्वाइन करवा लेगा। ऐसे लालच में आकर जो बच्चे उसके पीछे चले आते हैं, लेकिन वो जो इविल क्रीचर उन बच्चों को बुद्धिज्म सेक्ट में ज्वाइन ना करवा कर उसे खा जाता है। जिन बातों को सुनने के बाद जुली उजी मोरंग से कहता है कि क्या बुद्धा स्टेट के लोग उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते। लिऊ जी के बात सुनने के बाद जो मोरंग है लिऊ जी से कहता है कि जो रूलर से उन्होंने इनवॉइस को हैंगिंग टेम्पल की तरफ मदद मांगने के लिए भेजा था, लेकिन वो बीच में ही कहीं पर गायब हो गए, उनका कोई नामो निशान भी नहीं बचा। और इन सारी चीजों को होते हुए देखने के बाद हमें साफ साफ पता चल चुका था कि उनका जो सपोर्ट है वो जरूर हैंगिंग टेम्पल कर रहा होगा, लेकिन उनका जो हेड monk है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा पा रहा था। लेकिन मैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बस अपने ताकत के बलबूते पर। जिन बातों को सुनने के बाद जो होंगे वो कहती है कि वो जो सारे गंजे लोग हैं वो काफी ज्यादा बड़े कमीने हैं, वो इन सारी चीजों को बाहर निकलना नहीं देना चाहते, और यहाँ तक कि वो अपने हैंगिंग टेम्पल की जो इज्जत है उसे भी नीलाम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इनोवाइस को चुपचाप से मारा होगा, जिसके वजह से ही तुम लोगों को उनका एक भी ट्रेस नहीं मिला है। जिस बात को सुनने के बाद जो मुरंग है वो हंग से कहता है कि किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर हैंगिंग टेम्पल से इसके बारे में सवाल करे, और अगर कोई हिम्मत जुटाते हुए ऐसा कर भी लेता है तो उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। वो ये सब बातें कर ही रहे होते कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर जनरल एंग के ऊपर पड़ जाती है, जो कि काफी तेजी के साथ वहां पर से भागकर जा रहा होता है। कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से अपने सामने देखने के बाद जो जनरल एंग है वो काफी ज्यादा डर जाता है, और हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है क्या कि तुम यहाँ पर से भागकर जाने की क्यों कोशिश करो, तुम्हें पता है ना आज तुम यहाँ पर से जिंदा बचकर नहीं जाने वाले हो। जिस बात को सुनने के बाद जो जनरल यांग को काफी ज्यादा डर जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को जान बख्श देने के लिए उसे भीख मांगने लगता है। लेकिन तभी पीछे से जो मुरंग है चिल्लाते हुए जो जनरल यांग है उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हें सिर्फ एक ही सजा मिलनी चाहिए, ओ है मौत। मुरंग के इतना कहने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी उंगली के अंदर एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस उंगली से जो जनरल यांग है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जो जनरल यांग है उड़ते हुए सीधा जो कुनफेंग उसके मुंह के अंदर जाने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद जो जनरल यांग को काफी ज्यादा डर जाता है, चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को ना मारने की गुहाइश करने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक मिशन को ट्रिगर किया, आपको जल्दी से जल्दी जो हैंगिंग माउंटेन है वहां पर जाकर जो डेमन उल्फ है उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस सिस्टम की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सही है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मोरंग से कहता है कि क्या तुम हमें हैंगिंग माउंटेन तक लेकर जा सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो मोरंग है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को हैंगिंग माउंटेन तक लेकर जाने के लिए मान जाता है। उसकी इतना कहने के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां पर खड़े हुए सारे के सारे लोगों को जो कुनफेंग उसके ऊपर लेकर आ जाता, और कुनफेंग कर आ जाने के बाद जो मोरंग चौंकते हुए कहता है कि ये जो कुनफेंग काफी ज्यादा बड़ा है।
फिर जो मोरंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सीनियर के मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मोरंग से कहता है कि मैं मिस्टिकल हेवन सेट का ए जुनलिन हूँ। के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मोरंग से कहता है कि मैं मिस्टिकल हेवन सेट का ए जुनलिन हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो मोरंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा तो आपका नाम ए जुलियन है कि तभी उसको 440 ओल्ड का झटका लगता है और चौंकते हुए कहता है कि ए जुलियन क्या ये वही तो नहीं है सफेद बालों वाला डेमन? ये तो बुद्धा स्टेट के अंदर इसके बारे में जैसा कहा जाता है ये तो बिल्कुल उससे अलग है। यानी कि बुद्धा स्टेट के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की जो रेपुटेशन है काफी ज्यादा खराब होगी क्योंकि पिछली बार हमारे मेन कैरेक्टर ने हैंगिंग टेम्पल के कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क को मार डाला होगा जिसके वजह से जो बुद्धा स्टेट है उनके अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की जो रेपुटेशन है पूरी तरह से कचरा होगी। जिस वजह से जो मोरंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर का असली पहचान जानने के बाद इतना ज्यादा चौंक चुका है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में ईस्टर्न रीजन के बुद्धा स्टेट के हैंगिंग माउंटेन यानी कि उस डेमन उल्फ की टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो डेमन उल्फ है वो मस्त अपना हड्डियां चबा रहा होता है और उसके सामने उसके डेमन साथी होते हैं जो कि उसे पल पल की खबर दे रहे होते हैं कि उन्होंने कितने बच्चों को उठाया है किधर से उठाया और अगली बैंकेट कहाँ पर होने वाली है। मैं इसके बारे में आपको डीप में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो जो उल्फ है उसको किसी चीज का एहसास होता है जिस चीज का एहसास कर लेने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि तो कितना ज्यादा पावरफुल हो रहा है लेकिन आखिर इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इतना कहने के बाद वो जो डेमन उल्फ है अपने साथियों को लेकर वहां से यानी कि उस माउंटेन से बाहर निकल के आता है और बाहर हमें हमारे कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी माउंटेन के पास पहुंच चुका होता है। वहां पर पहुंचने के बाद जो मोरंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि ये हैंगिंग माउंटेन लेकिन तब हमें उस डेमन उल्फ और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो चिल्लाते हुए कहते कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे टेरिटरी के अंदर घुसने की। लेकिन हमें उस डेमन उल्फ को और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि हमारे कुनपेंग के सामने एक चींटी के अलावा कुछ भी नहीं लग रहे होते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा बड़े एशियंट बीस्ट को अपने सामने देखने के बाद जो डेमन उल्फ और उसके जो साथी उनके गोटे मुंह में आ जाती थी तभी जो कुनपेंग है वो अपने से प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए जो डेमन उल्फ उसके जो साथी उनके ऊपर हमला कर देते और कुनपेंग के प्रेशर के वजह से जो वो डेमन और उसके जो साथी होते वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते और काफी तेजी के साथ आकर जमीन से टकरा जाते जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। कुनपेंग के पावर देखने के बाद जो मोरोंग है वो काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ये पूरे के पूरे माउंटेन को खत्म करने के लिए सिर्फ कुनपेंग ही काफी होगा कि तभी हमें नीचे उस डेमन उल्फ को दिखाया जाता है जिसकी एक हालत काफी ज्यादा खराब होती है लेकिन किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो जाता और कहता है कि आखिर एक ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट रिलम का डेमन बिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। कुनपेंग के पावर का मजा चखने के बावजूद भी वो जो डेमन उल्फे बिल्कुल भी नहीं सुधरता बल्कि मुस्कुराते हुए जो कुनपेंग है उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर क्या होती है और तुम्हें मुझे प्रो करने का नतीजा तो भुगतना ही होगा। इतना कहने के बाद वो अपने माथे के ऊपर हाथ रखते वहां पर जो हैंगिंग टेम्पल के एबर्ट होता है उसकी काफी ज्यादा बड़ी एनर्जी से बनी हुई इमेज तैयार कर लेते हैं। इस इमेज को तैयार कर लेने के बाद वो जो डेमन उल्फ है जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तो मामूली से डेमन बिस्ट जो माउंटेन लॉर्ड है उसकी डिसरिस्पेक्ट करते हो अब तो मैं दिखाऊंगा कि मुझे डिसरिस्पेक्ट करने का नतीजा क्या होता है। उसके इतना कहने के साथ ही हम इस एबेट के इमेज को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें खोलते हुए अपने पाम का इस्तेमाल करते उस पाम से जो कुनपेंग उसके ऊपर हमला कर देता है। उस पाम को देखने के बाद जो ली उजे मुस्कुराते हुए कहता है कि जो हमला कर रहा है उसके अंदर ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के पीक का ऑरा है। सच में जो हैंगिंग टेम्पल है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और जो मुरोंग है छुपते हुए कहते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और जो हंग है वो भी उस प्रेशर को महसूस करने के बाद कहता है कि मैं भी ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट स्टेज के पीक लेवल का कल्टीवेटर हूँ लेकिन मैं भी इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। अगर ये हमला मुझे लग जाता है तो मैं भी इसे कभी भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए जो डेमन उल्फ है उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो लेकिन जैसे ही मैं सामने आ जाऊंगा तब तुम्हारे सारी की सारी हिकड़े निकल जाएगी। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था इससे जो हैंगिंग टेम्पल का हेड मॉन्क है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने दो ही उंगलियों के अंदर एनर्जी गैदर करके उस एनर्जी से उस पाम के ऊपर हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर के एक ही हमले के साथ वो जो पाम उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो पाम वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो डेमन उल्फ है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वो जो डेमन उल्फ है उसके सामने आ जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को महसूस करने के बाद जो डेमन उल्फ और उसके जो साथी होते हैं वो काफी
काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, इसलिए वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुके हुए हमारे मेन कैरेक्टर से दया की भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे रास्ते के बीच में आने की और मुझे आगे बढ़ने से रोकने की। जिस बात को सुनने के बाद वो जो डेमन उल्फ है वो काफी ज्यादा डर जाता है और कांपते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अगर आपने हमें यहाँ से जाने दिया तो मैं अभी के अभी यहाँ पर से चला जाऊंगा और जिंदगी में कभी भी यहाँ पर वापस लौट कर नहीं आऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डेमन उल्फ से कहता है कि क्या तुम हैंगिंग टेम्पल में वापस जाओगे। जिस बात को सुनने के बाद वो जो डेमन उल्फ है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरी जो हैंगिंग टेम्पल के साथ रिलेशनशिप है वो अभी तक खराब नहीं हुई है। अगर आप धर्म के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो जो हैंगिंग टेम्पल के एबर्ट है उसके साथ मैं आपकी पहचान करवा सकता हूँ। जिन बातों को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डेमन उससे कहता है कि काफी ज्यादा कोइंसिडेंस के बाद मैं भी हैंगिंग टेम्पल की तरफ ही जा रहा हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो जो डेमन उल्फ है वो खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको हैंगिंग टेम्पल तक लेकर जाऊंगा। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि एक बार जब हम हैंगिंग टेम्पल में पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें वहीं पर ही जान से मार दूंगा। लेकिन जो डेमन उल्फ है उसे ये करने का मौका कभी भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गर्दन को काट कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। उसे जान से मार देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डेमन उल्फ से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से इतने आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। उस डेमन उल्फ को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ली उजी से कहता है कि उसके सर को अपने साथ लेकर चलो, ये मेरे तरफ से हैंगिंग टेम्पल के लिए एक गिफ्ट होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी वो भी उस डेमन उल्फ के सर को उठा लेता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर मुरोंग से कहता है कि जो हैंगिंग माउंटेन के ऊपर गंदगी थी उस सारी गंदगी को मैंने खत्म कर दिया, इसीलिए तुम यहाँ पर जितने भी बचे हुए बच्चे उन्हें लेकर यहाँ पर से चले जाओ। जिस बात को सुनने के बाद जो मुरोंग है वह हमारे मेन कैरेक्टर का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करने लगता है। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने हैंगिंग माउंटेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और जो डेमन उल्फ है उसे भी मारा है, जिसके वजह से आपको रिवॉर्ड में 9 ग्रेट मिस्टिक आर्टिफैक्ट चैंगओन स्वॉर्ड दी जाती है। ये जो चैंगओन स्वॉर्ड है मिस्टीरियस और एंशिएंट फाइन स्वॉर्ड है, जिसके के अंदर काफी ज्यादा पावर है और जितना कि उस स्वॉर्ड को चलाने वाले इंसान का रिलम होगा उसके पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। चैंगओन स्वॉर्ड के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कहता है कि मैं इस स्वॉर्ड के पावर को जांचने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। फिर वहां से सीन चेंज होकर में हैंगिंग टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जो monk होता है वो एबोट के पास आकर उससे कहता है कि जो धर्म अल्टर है वो शुरू हो चुका है, जो डिसाइपल्स है वो आ चुके हैं, आप कब आएंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो एबोट होता है उस monk से कहता है कि तुम अब वापस जा सकते हो। उसके जाने के बाद जो एबोट होता है वो अपने मन में कहता है कि मैंने उस कम्युनिटी के ऊपर जो मार्क लगा के रखा था वो मार्क टूट चुका है। अगर मैं मेरे बारे में बात करूँ तो एक्सट्रीम वेस्टलैंड यहाँ तक कि बुजदा स्टेट के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि मेरा मुकाबला कर सकता है। तो फिर आखिर उस कमीने को मारने की हिम्मत किसने दिखाई। लेकिन मैं आशा रखता हूँ कि जिसने भी इस तरह का कदम उठाए वो ये जानता होगा कि कब रुकना है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे हैंगिंग टेम्पल की जो रेपुटेशन उसे काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा। और इसके अलावा जो एल्डर रैंक है वो मिस्टीरियस तरीके से कहीं पर गायब हो चुके हैं, जिनके के बारे में मुझे अभी तो कुछ भी पता नहीं चला है। ये जो धर्म असेंबली उसके खत्म हो जाने के बाद मुझे मोंग के ऊपर फिर से दबाव डालकर लगाम लगाने की कोशिश करनी होगी। ये एल्डर रेंडेंग वही है जिसे क्या हमारे मेन कैरेक्टर ने मेडिसिन किंग वैली के बाहर मारा था। उसके इतना कहने के साथ ही वहां पर से सीन चेंज होकर में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि उसे हैंगिंग टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं, जिनमें से सबसे पहला प्योर लैंड किंगडम का प्रिंस होता है, दूसरा प्योर लैंड किंगडम का सेकंड प्रिंस और तो थर्ड होते हैं वो प्रिंसेस होते हैं, जो कि आपस में हैंगिंग टेम्पल के बारे में और वहां पर जो कुछ भी चीजें हो रही थी उनके बारे में बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वो इसी तरह से बातचीत करते हुए हैंगिंग टेम्पल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर में एबेट को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बता रहा होता है कि तभी वो अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखता है तो सामने की तरफ हमें हमारे मेन कैरेक्टर उसके डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि वहां पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर अचानक से देखने के बाद जो हैंगिंग टेम्पल के मॉन्क्स होते हैं वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, उनसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी है वे अचानक से यहाँ पर आकर जो बुद्धिज्म प्लेस है उसकी डिसरिस्पेक्ट करने की, जल्दी से यहाँ पर से
निकल जाओ। और इसी के साथ में हमें प्योर लैंड किंगडम के दोनों प्रिंस और प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर उसके दोनों डिसाइपल को देखने के बाद कहते हैं कि आखिर ये लोगों ने आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अचानक से आकर एरोगेंटली बर्ताव करने की। उन मॉन्क की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने साथ जो हैंगिंग टेम्पल का नाम लिखने वाली जो प्लेट होती है उस प्लेट को लेकर आता है। उस प्लेट को उन मॉन्क के ऊपर फेंकते हैं, उनसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया था। और हमारे मेन कैरेक्टर के फेंकने की वजह से वो जो प्लेट है वहीं पर ही टूट जाती है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्क होते हैं और भी ज्यादा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो मेन कैरेक्टर उन्हें और भी ज्यादा उकसाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम अपने आप को ज्यादा मत समझो, तुम सारे के सारे डेमंस हो जो कि बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में कभी भी बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमारे मेन कैरेक्टर को इतने ज्यादा रेकलेसली बोलता हुआ देखकर जो प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ये पागल हो चुका है, बुद्धा स्टेट में आकर बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर घुसकर ही उनके बारे में बुरा बोल रहा है, क्या वो मरना चाहते हो। और जो दोनों प्रिंस होते वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद वो जो मॉन्क होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जिन मॉन्क्स को हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो ली उजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वord को बाहर निकालते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमला सामने की ओर करता है। और हमारे ली उजी के हमले की वजह से जो जमीन है उसके अंदर भी दरार पड़ जाती है। और हमारे ली उजी के पावर देखने के बाद जो प्रिंसेस और जो दोनों प्रिंस होते हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जो अबॉट होता है वो खड़ा होते हुए कहता है कि यहाँ पर कई सारे कल्टिवेटर्स आए और ये जो आदमी खुद हमारे दरवाजे पर चलकर आकर यहाँ पर परेशानी खड़ा कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ तो मेरा जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पर काफी ज्यादा बिगड़ जाएगा, जिसके वजह से मुझे शांति से यहाँ पर ये सारी चीजों को निपटाना होगा। इतना सोचने के बाद जो एबर्ट होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाकर उससे कहता है कि क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर हमारे हैंगिंग टेम्पल ने आपको किस तरह से ऑफेंड किया, अगर आप मुझे अच्छी तरीके से सारी बातचीत बता देंगे तो हम उसको आपको एक्सप्लेन करते हुए आपको कंपनसेशन देने की कोशिश करेंगे। उस एबर्ट को इस तरह से बातचीत करता हुआ देखकर और बिल्कुल भी गुस्सा ना करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हो, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, लेकिन आखिर तुम कब तक इस तरह की एक्टिंग करते रहोगे, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। फिर जो एबर्ट है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है, हमारा जो हैंगिंग टेम्पल है वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, तो फिर आप मुझे बताइए कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या मुझे गलत फहमी हुई है, मैं अभी तो हमारी गलत फहमी दूर करता हूँ। इतना कहने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो ली उजी से मेडिसिन किंग वैली के बाद जो कुछ भी होता उसकी रिकॉर्डिंग जो ली उजी ने रिकॉर्ड की होती है उस रिकॉर्डिंग को वहां पर चलाने के लिए कह देता है। जिस बात को सुनने के बाद जो ली उजी उस रिकॉर्डिंग के डिवाइस को बाहर निकालते हैं वहां पर जो कुछ भी होता है उन सारी की सारी चीजों को वहां पर दिखाने लगता है। सबसे पहले वो ये दिखाता है कि कैसे उनका जो मॉन्क है वो नकली एजुलिन से मिला था और अपने मॉन्क को वहां पर देखने के बाद वहां पर जितने भी मॉन्क होते हैं वो काफी आसानी से उस मॉन्क को पहचान जाते तो कहते हैं कि तो एल्डर रेंडिंग है। जिस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद जो एबर्ट है वो अपने मन में कहते हैं कि जरूर ये जो पर्सन है वो एल्डर रेंडिंग के मौत से कनेक्टेड होगा। तभी हमें पीछे खड़े मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि नकली एजुलिन को असली एजुलिन मान लेते और कहते हैं कि तो एजुलिन है जो कि हमारे मॉन्क के से भिड़ने की कोशिश कर रहा है। और जो फर्स्ट प्रिंस है वो भी कहते हैं कि जो डेमन ए काफी ज्यादा खतरनाक पर्सन है, उसका जो बढ़ता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सेल है। इसका ये मतलब है कि जरूरी उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो एल्डर रेंडिंग है उसकी सारी की सारी असलियत सामने आने लगती है, जिस असलियत को देखने के बाद जो प्रिंस और जो प्रिंसेस होती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। यहाँ तक कि जो एबर्ट है वो भी पूरा सर्वे में चला जाता है और आखिरी वक्त में जो रिकॉर्डिंग का आखिरी पहलू है वो दिखाई देने लगता है, जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर एक ही हमले के साथ जो एल्डर रैंक है उसका काम वहीं पर ही तमाम कर देते और इसके अलावा वहां पर खड़े हुए जितने भी लोग उनको ये पता चल जाता है कि जो उनके सामने खड़ा हुआ पर्सन है वही सफेद बालों वाला डेमन यानी कि एजुलिन है। और इसके अलावा वहां पर आए हुए जो प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं उनका जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखने का नजरिया होता है पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक ही नहीं लगते है कि जो एजुलिन है वो सच में हीरो है, जिन्होंने की वहां पर खड़े हुए जितने भी कल्टिवेटर्स थे उनकी जान बचाई थी। जो मॉन्क था वही डेमन था।
और हमें एबॉट को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वह अपने मन में कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एबॉट है वो इसके हाथों से मारा जाएगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि मेरे हैंगिंग टेम्पल की जो रेपुटेशन थी उसे रिस्टोर कैसे करें। इतना सोचने के बाद जो एबॉट है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने हमारे हैंगिंग टेम्पल के रेपुटेशन को खराब करने के लिए ये जो रिकॉर्डिंग उसके अंदर फेर बदल की है, जिसके वजह से जो हमें दिखाई देना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और जो गलत चीज है वही दिखाई दे रही है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एबर्ट से कहता है कि मैं ये जानता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर डेमन उल्फ के सर को उसके पैर की तरफ फेंक देता और उससे कहता है कि तुम इसके बारे में क्या कहोगे। उस डेमन उल्फ के सर को वहां पर देखने के बाद जो एबर्ट है और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मैं बकवास कर रहे हो, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं, तुम इसे मार डालो या फिर कुछ भी करो, मुझे इसे क्या लेने देना है, और आखिरकार तुम इसके सर को मेरे पास क्यों लेकर आए हो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, इसने इसे भी मार डाला। उस एबॉट की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उस डेमन उल्फ के साथ किए हुए लड़ाई की रिकॉर्डिंग को वहां पर एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उस वक्त लड़ाई में जो कुछ भी होता है सारी की सारी चीजें वहां पर दिखाई देने लगती है, जहाँ पर वो जो डेमन उल्फ है वो सारी सच्चाई भी बता रहा होता है कि हैंगिंग टेम्पल मुझे बैक कर रहा है। हैंगिंग टेम्पल के जो एबॉट है उन्होंने मुझे पावर दी, उनके कहने पर ही मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो हैंगिंग टेम्पल के पास लोग मदद मांगने के लिए आते थे कि उनके जो बच्चे और बच्चियां है वो गायब होते जा रहे, उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे, उन सारे के सारे लोगों को हैंगिंग टेम्पल की तरफ से मैं ही मार डालता था। हैंगिंग टेम्पल और एबॉट की सारी सच्चाई सामने आ जाने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो हैंगिंग टेम्पल के खिलाफ हो जाते हैं, और जो प्रिंस और जो प्रिंसेस है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि हैंगिंग टेम्पल इस तरह की भी चीजें कर सकता है। उन सारी सच्चाई को सामने ला देने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर एबॉट से कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा बड़े कमीने हो, तुम छोटे बच्चे और बच्चियों को मारते थे, तुमने अच्छा काम नहीं किया, आज मैं हेवन की तरफ से तुम्हें सजा दूंगा। और हमें उस फर्स्ट प्रिंस को दिखाया जाता है वो भी हैंगिंग टेम्पल के ऊपर उस एबॉट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने दांत पीसते हुए उनसे कहता है कि तुम सारे के सारे लोग कमीने हो, तुम आखिर हमें इस तरह से धोखे कैसे दे सकते हो, ये बुद्धिज्म नहीं है, तुमने काफी ज्यादा घटिया काम किया है। और इसी तरह से वहां पर के सारे लोग चिल्लाने लगते, चिल्लाते उनसे कहते कि यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारे ईस्टर्न रीजन में कोई भी काम नहीं, यहाँ से चले जाओ। जिनकी बातें सुनने के बाद जो एबॉट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता और चिल्लाते उनसे कहता है कि तुम सब लोग चुप हो जाओ। उस एबॉट के चिल्लाने की वजह से जो साउंड वेव्स निकलती उस साउंड वेव्स के वजह से वहां पर जो आए हुए छोटे मोटे कल्टीवेटर्स होते उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, उनके आंखों मुंह और कानों से खून बहने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सारे के सारे कल्टीवेटर्स को बचाने करने के लिए अपने सामने एक शील्ड को तैयार कर लेता है, ताकि वो जो साउंड वेव्स को रिलीज कर रहे हैं उस साउंड वेव से वहां पर आए हुए जो छोटे मोटे कल्टीवेटर्स है उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। और हमें प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है उस साउंड वेव्स के हमले के वजह से जो प्रिंसेस है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जो सेकंड प्रिंस होता है वो कहता है कि जो हैंगिंग टेम्पल के लोग हैं वो हमें यहाँ पर से बाहर बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम बाहर चले गए तो ये सारी की सारी सच्चाई चारों तरफ फैल जाएगी और जो हैंगिंग टेम्पल की रेपुटेशन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिसके वजह से ये लोग हमें यहाँ पर से बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन हमें कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि वहां पर से भागकर जाने की कोशिश करने लगते हैं, जिन्हें भागता हुआ देखकर वो जो एबॉट होता है वो जल्दी से अपने हैंगिंग टेम्पल के चारों तरफ एक शील्ड तैयार कर लेता है, ताकि वहां पर से कोई भी बाहर निकल कर ना जा पाए। जिस चीज को देखने के बाद वो जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो एबॉट से कहते हैं कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमें यहाँ पर से जाने दो। जिस बात को सुनने के बाद जो एबॉट है उनसे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर से जिंदा बचकर बाहर नहीं जाने दे सकता, अगर तुम लोग बाहर चले गए तो हमारा जो हैंगिंग टेम्पल की रेपुटेशन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उस एबॉट को इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर एबॉट से कहता है कि जितना मैंने तुम्हें सोचा था तुम बिल्कुल उतने ही कमीने हो। लेकिन तभी जो फर्स्ट प्रिंस है वो खड़ा होते हुए कहते हैं कि क्या तुम सब लोग हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही हो, ये सब तुम्हारे लिए भी खराब है, अगर तुम उस एबॉट का इसी तरह से साथ देते रहोगे तो तुम बुद्धिज्म के रास्ते से बिल्कुल भटक जाओगे। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर जितने भी खड़े हुए मौके और फर्स्ट प्रिंस से कहता है कि जो एबॉट के एक्शन है वो बिल्कुल सही है, वो हैंगिंग टेम्पल की तरफ से ये सारी चीजें करे, इसके अलावा हम सिर्फ उस डीमन की बातें सुनकर हम हमारे एबॉट को इस तरह से छोड़ नहीं सकते, हमें हमारे हैंगिंग टेम्पल को किसी भी तरह से बचाना ही होगा। जिन्हें इस तरह से कहता हुआ देखो जो सेकंड प्रिंस है फर्स्ट प्रिंस से कहता है कि ऐसा लगता है कि उन सारे लोगों को जो एबॉट है वो कंट्रोल कर रहा है। जिस बात
को सुनने के बाद जो फर्स्ट प्रिंस है वो कहता है कि अगर हम यहाँ पर से जाने नहीं दे सकते तो हमें इनके साथ लड़ाई कर कर यहाँ पर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब बकवास के बातें करना बंद करते हो, सीधा लड़ाई पर आ जाते हैं। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि जाओ और उसके ऊपर हमला कर दो। हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से ऑर्डर देता है, वह देखकर जो होंग है वो मन ही मन में गुस्सा करते हुए कहता है कि ये फिर से मुझे कुत्ता समझ रहा है। लेकिन क्या करें, हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका मास्टर है और इसके अलावा हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल भी है, जिसके वजह से उसे हमारे मेन कैरेक्टर की बात माननी पड़ती है। वो काफी तेजी के साथ जो एबर्ट है उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। जैसे उन दोनों का हमला आपस में टकरा जाते तो वहां पर उसे काफी ज्यादा शॉक वेव्स बाहर निकलने लगते, जिन शॉक वेव्स को कहीं दूर से कल्टिवेटर्स महसूस कर लेते हो। कहते हैं कि क्या वहां पर कोई दो पावरफुल लोगों की लड़ाई चल रही है। फिर वहां से सीन चेंज होकर प्योरलैंड किंगडम के किंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर आकर किंग को यह बताता है कि जो हैंगिंग टेम्पल है वहां पर लड़ाई चल रही है। इसके अलावा हमारे जो दोनों प्रिंस और जो प्रिंसेस है वो भी वहां पर है। जिस बात को सुनने के बाद जो किंग है वो अपने सोल्जर से कहता है कि जल्दी से उस माउंटेन की तरफ जाने की तैयारी करो। उस किंग के इतना कहने के साथ ही हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि सारे सोल्जर से बचकर एक सुनसान जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और अपने पास से किसी तरह की चीज को बाहर निकालते हुए मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है। फिर वहां से सीन चेंज होकर में फाइटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस अबॉट ने लगाए हुए फॉर्मेशन के वजह से हमारे जो होंगे उसकी जो पावर है सप्रेस हो रही होती है। लेकिन इससे हमारे होंग को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मुस्कुराते हुए अबॉट से कहता है कि तुम्हारा ये जो मामूली सा पिंजरा है मामूली कल्टीवेटर के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन मुझ जैसे कल्टीवेटर के ऊपर नहीं। हमारे होंग की ये बात सुनने के बाद वो जो अबॉट है अपने धर्मापाम का इस्तेमाल करते हुए हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है और इधर से हमारे जो होंगे वो अपनी गोल्डन क्रो फ्लेम का इस्तेमाल करते उस अबॉट के ऊपर हमला कर देता है, जो कि उन दोनों का पावर लगभग सेम होती है, जिसके वजह से उन दोनों का ये हमला न्यूट्रलाइज हो जाता है। हमला न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद जो अबॉट है पीछे हटे हुए अपनी जो कार्मिक फ्लेम है उसको एक्टिवेट करते हुए अपनी कार्मिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए हमारे होंग के ऊपर हमला कर देता है। इसे कार्मिक फ्लेम का इस्तेमाल करता हुआ देखकर हमारे जो होंग होते हैं वो भी अपनी स्कारलेट फ्यूनिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस अबॉट के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस बार हमारे होंग की जो स्कारलेट फायर फ्लेम होती है वो अबॉट के कार्मिक फ्लेम के सामने कमजोर पड़ जाती है, जिसके वजह से जो अबॉट के कार्मिक फ्लेम होते हैं वह हमारे होंग के फ्लेम को डिस्ट्रॉय करती है, वह हमारे होंग की तरफ बढ़ने लगती है। और जो अबॉट है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से मुस्कुराती है, होंग से कहता है कि तुम मेरे सामने कितने भी उछलने की कोशिश करो लेकिन तुम मेरे सामने रहोगे तो एक बच्चे ही। लेकिन तभी हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसे हैंगिंग टेम्पल की तरफ बढ़ने लगता है। जिस कुनपेंग को देखने के बाद जो एबर्ट होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तभी हमें कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि उस एबर्ट ने बनाए हुए जो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है ताकि वो उस फॉर्मेशन को तोड़ पाए। और हमें उस कुनपेंग के ऊपर हमें लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिटिल रेड होती है वो ऊपर से चिल्लाते हुए हमारे होंग और जो ली उजी होते हैं उसको चीयर कर रहे होते हैं। और हमें उस फॉर्मेशन के अंदर अबॉट को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए होंग की तरफ बढ़ने लगता है। और होंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये जो कुनपेंग है वो मेरे इस अरे को तोड़ सकता है? सपने में भी नहीं। अबॉट की ये बात सुनने के बाद जो होंगे मुस्कुराते हुए अबॉट से कहता है कि किसने कहा कि जो कुनपेंग है वो अकेला है। उसकी इतना कहने के साथ यहाँ हमें लिटिल ब्लैक और लिटिल रेड को दिखाया जाता है जो कि दोनों ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। तीनों के हमले एक साथ जुट जाने की वजह से और जो फॉर्मेशन है उसके अंदर भी दरारें पड़ने लगती है, जिस चीज को देखने के बाद जो एबर्ट है काफी ज्यादा चौंक जाता है। अपने मन में कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर कोई मेरे इस अरे को कैसे तोड़ सकता है। उसके इतना कहने के साथ ही जो कुनपेंग और जो लिटिल रेड और जो लिटिल ब्लैक होते हैं काफी आसानी से और जो फॉर्मेशन है उसे तोड़ देते हैं। फॉर्मेशन को टूटता हुआ देखकर वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो कहते हैं कि जो अरे है और टूट चुका है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो भी प्रिंसेस से कहता है कि जो फॉर्मेशन है वो टूट चुका है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। जिन लोगों को इस तरह से भागता हुआ देखो वो जो ओल्ड मोंक है वो फिर से अपने एनर्जी से वहां पर पाम को तैयार कर लेता है। उन लोगों से कहता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी बचकर जा नहीं पाएगा। फिर जो ओल्ड मोंक है उस पाम का इस्तेमाल करते हुए वहां पर से जो लोग भाग रहे होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर उस पाम के ऊपर अपना हमला करके उस पाम को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद जो एबर्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर से एक भी पर्सन को जिंदा बचकर वापस नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर जो कुछ भी हो सारी चीजें बाहर निकल गई तो मेरे जो हैंगिंग टेम्पल की रेपुटेशन है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इतना सोचने के बाद जो एबर्ट होता है वो अपने सारे के सारे
मॉन्क से कहता है कि यहाँ पर से कोई भी जिंदा बचकर बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो मॉन्क होते हैं वो उन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को रोकने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर लिटिल रेड और लिटिल ब्लैक को नीचे बुलाते हैं। उन दोनों से कहता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें सही सलामत ये जो हैंगिंग टेम्पल है इससे बाहर लेकर जाओ। जिस बात को सुनने के बाद जो लिटिल ब्लैक और जो लिटिल रेड है काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जिन मॉन्क ने उनका रास्ता रोका होता है उन मॉन्क के ऊपर हमला करके उनके काफी ज्यादा गंदे तरीके से धुलाई करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें दोनों प्रिंस और प्रिंसेस को दिखाई जाता है जो कि इस हैंगिंग टेम्पल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद हमें उनके सोल्जर्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक सोल्जर फर्स्ट प्रिंस के पास आते हैं। उसे कहते हैं कि क्या सच में हैंगिंग टेम्पल के ऊपर किसी ने हमला किया है। जिस बात को सुनने के बाद जो फर्स्ट प्रिंस है उससे कहता है कि हैंगिंग टेम्पल के ऊपर किसी ने भी हमला नहीं किया है बल्कि जो हैंगिंग टेम्पल है वही बुराई करता रहता है जिसकी वजह से हमें जल्द से जल्द इसके बारे में जो पिताजी उनको बताना होगा। फिर हमें हैंगिंग टेम्पल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर एबर्ट से कहता है कि तुम कई समय से मेरे डिसाइपल के साथ लड़ रहे हो लेकिन तुम मेरे डिसाइपल को नहीं हरा पा रहे हो, इसीलिए तुमने जो कुछ भी पाप किया उसका पश्चाताप तुम्हें करना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद जो एबर्ट है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो हैंगिंग टेम्पल के पावर है बस इतनी ही है। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि इतना सारे यहाँ पर तबाही मची हुई, इतना सारा यहाँ पर हल्ला गुल्ला हो रहा है, फिर भी वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं। उसके इतना कहने के साथ ही कोई तो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हैंगिंग टेम्पल में आकर इस तरह से तबाही मचाने की। तभी हमें हैंगिंग टेम्पल के जो मेन हॉल होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी को बाहर निकलता हुआ दिखाया जाता है। जिस एनर्जी को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तभी उस मेन हॉल के अंदर से एक जो वेपन है काफी तेजी के साथ उड़कर बाहर आ जाता है। जिस वेपन को देखने के बाद वहां पर खड़े हुए जितने भी मॉन्क काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं कि तो डेमन सबड्यूइंग स्टाफ है जो हैंगिंग टेम्पल के दोनों सेंस है वो आखिरकार यहाँ पर हमें बचाने के लिए आ ही गए। उन मॉन्क की इतना कहने के साथ ही हमें उस वेपन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही बढ़ रहा होता है। जिस वेपन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता बल्कि वो अपने सामने एक शील्ड को तैयार करके उस वेपन को रिफ्लेक्ट कर देता है जिस वजह से वो जो वेपन है वापस से उसी आदमी के पास चला जाता है जिस आदमी ने उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला किया होता है। हमें वहां पर दो मॉन्क्स को दिखाया जाता है जो कि हैंगिंग टेम्पल के दो सेंस होते हैं। उन दोनों सेंस को वहां पर देखने के बाद एबर्ट है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से आपको अपने सक्लूजन से बाहर निकलना पड़ा। अब मैं इन दोनों सेंट के बारे में ज्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये दोनों जो सेंट है वो भी आगे चलकर मरने ही वाले हैं। उन दोनों सेंट को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन दोनों सेंट से कहते हैं कि सच में तुम्हारे जो स्ट्रेंथ है काबिल तारीफ है, लेकिन काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि आज मैं तुम्हें यहाँ पर हराने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें हारते हुए देखने के लिए यहाँ पर और कोई कल्टीवेटर नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो एबर्ट है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचाने वाला है। इतना कहने के बाद जो एबर्ट है वो अपने वेपन को वापस समन कर लेता है। एबर्ट को जो वेपन होता है वो एक स्टाफ होता है जो कि 9 ग्रेड का मिस्टिक आर्टिफैक्ट होता है। उस आर्टिफैक्ट को वहां पर समन करने के साथ ही हमें उन दोनों सेन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों साइड से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। और जो एबर्ट होते हैं सामने की तरफ से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। वैसा सोच रहे होते हैं कि एक ही समय पर तीनों तरफ से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अगर हमला कर देंगे तो हमारा जो मेन कैरेक्टर कभी भी हमारे हमले से बच नहीं पाएगा और हमारा जो मेन कैरेक्टर वहीं पर ही मारा जाएगा। लेकिन उनकी जो ये प्लानिंग होती है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी अपने 9 ग्रेड के मिस्टिक आर्टिफैक्ट यानी कि चैंगियन स्वॉर्ड को वहां पर समन करते हुए अपने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड स्लैश के साथ उन तीनों को ही पीछे ढकेल देता और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में भी 9 ग्रेड के मिस्टिक आर्टिफैक्ट को देखने के बाद जो अब्बोट काफी ज्यादा चौंक जाता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन लोगों से कहता है कि आज देखेंगे कि आखिर मरता कौन है और जीता कौन है। लेकिन इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि हैंगिंग टेम्पल के अंदर चेकिंग करने का जो आपको मिशन मिला था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके वजह से आपको आपका रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि तभी जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड में एक बेडेस्ट शॉट टेक्निक जिसका के नाम इमोर्टल स्लिंग स्वॉर्ड आर्ट होता है वो दे देता है।
है। जिस शॉर्ट टेक्निक को पा लेने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उन गंजे टकले मॉन्क की तरफ देखते हुए कहता है कि आज तुम लोगों का खत्म होने का समय आ चुका है। और ये सब कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से काफी ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा होता है। जिस किलिंग इंटेंट को महसूस करने के बाद जो दोनों सेंस और जो एवडोट होता है वो काफी ज्यादा डर जाते हो, कहते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल किलिंग इंटेंट है वो। ये सब कह रहे होते हैं कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी इमोटल स्लिंग शॉट आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। जिस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो एबर्ट और जो सेंस होते हैं उस स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस स्वॉर्ड आर्ट को रोकने के लिए उन्हें भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिस चीज को देखने के बाद जो एबर्ट होता है वो कहता है कि आखिर किस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक है। उस अबॉट की ये बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी एनर्जी को रिलीज करते उस अबॉट से कहते हैं कि जो शॉर्ट टेक्निक है उसे स्पेशली मैंने तुम जैसे गधे गंजे लोगों को खत्म करने के लिए ही बनाया है। लेकिन तभी हमें उन दोनों सेंस को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर वो एक शील्ड बनाते हैं, उन दोनों के हमले से बच जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो बड़ा वाला सेंट होता है वो अबॉट से कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारी मदद करो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो अबॉट है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सर के ऊपर एक फॉर्मेशन को तैयार करते हैं। उस फॉर्मेशन से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना के रखी होती है, जिस वजह से उस फॉर्मेशन के हमले से भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी नहीं होता। जिस चीज को देखने के बाद जो ली उजियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जैसे कि हमें पता है होंग जो है वो इस बात से काफी ज्यादा चौंक जाता है कि आखिर हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने पास क्या क्या चीजें छुपा कर रखी है। और हमें उन दोनों सेंस को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पावर देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। जिस वजह से जो छोटा वाला मंक होता है वो अबॉट से कहता है कि आखिर तुमने किसे प्रूव किया है जिसके के ऊपर हम तीनों लोग मिलकर हमला कर रहे हैं, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिल रहा है। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उन लोगों के ऊपर हमला कर फिर से उन्हें पीछे हटा देते और मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम कुछ स्पेशल होगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो दोनों जो सेंट होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी से एबर्ट को किसी तरह का फॉर्मेशन सेटअप करने के लिए कह देते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो एबर्ट है वो भी वहां पर फॉर्मेशन सेटअप करने लगता है, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। देखते ही देखते जो एबर्ट है वहां पर फॉर्मेशन सेटअप कर लेता है, और फॉर्मेशन सेटअप करने की वजह से जो एबर्ट और जो दोनों सेंस होते हैं उनकी जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो एबर्ट होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अब तो हमारे मरने का समय आ चुका है। और उनके बढ़ती हुई पावर को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ी देर के लिए काफी ज्यादा चौंक जाता है। जो लियो जो होंगे वो चौंकते हुए कहते हैं कि उनकी जो पावर है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर हमें एबर्ट को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिन्हें अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर भी हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर जो एबर्ट है वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हारी मौत तो हमारे सामने खड़ी है और लेकिन फिर भी तुम हंस रहे हो। लेकिन तभी हमें बाहर की तरफ कुनपेंग को दिखाया जाता है जो कि उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करते हुए जो फॉर्मेशन उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद वो जो ओल्ड मॉन्क है वो जल्दी से अपने एनर्जी से वहां पर एक पाम तैयार कर ले, तो उस पाम का इस्तेमाल करते हुए वो जो है वो उस कुनपेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से कुनपेंग को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उस एबॉट से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुनपेंग को हर्ट करने की। जिस बात को सुनने के बाद जो एबॉट है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हारे कुनपेंग को हर्ट किया है तो इससे क्या बदलने वाला है, क्या तुम मुझे मार पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में उस एबॉट से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली पावर क्या होती है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने डुप्लीकेट करने वाली जो स्किल मिली होती है, यानी कि जो सिस्टम ने उसे डुप्लीकेट बनाने की जो टेक्निक दी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने 2 और डुप्लीकेट बना लेता है। जिस चीज को देखने के बाद जो ली उजी और जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि अचानक से वहां पर और 2 मास्टर्स कैसे आ गए। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से अपने डुप्लीकेट बनाता हुआ देखो जो एबर्ट और जो दोनों
सेंस है उन्हें पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता कि हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी तरह की टेक्निक को मास्टर कर लिया जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी डुप्लीकेट बना सकता है। लेकिन फिर भी उनका घमंड बिल्कुल भी कम नहीं होता है। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अगर तुम अपने डुप्लीकेट बना भी लोगे तो हमारा क्या उखाड़ पाओगी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उनसे कहता है कि तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों डुप्लीकेट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से पहले वाले डुप्लीकेट के पास वही कॉफिन आ जाता है जिसका कि इस्तेमाल करते हुए इससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने जो हैंगिंग टेम्पल के जो मॉन्क होते उन्हें खत्म किया होता था। दूसरे डुप्लीकेट के हाथों में वही बांसुरी आती है जिनका इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर ने मेडिसिन किंग वैली के बाहर जो डेमोस ने हमला किया होता है उन्हें रोका था। और हमारे ओरिजिनल मेन कैरेक्टर के हाथों में उसकी जो चैनुअल स्वॉर्ड है वो पहले से ही होती है। और हमारे मेन कैरेक्टर के पास और उसके दोनों डुप्लीकेट्स के पास 9 ग्रेड के आर्टिफैक्ट को देखने के बाद जो एबर्ट और जो दोनों सेंस होते हैं काफी ज्यादा चौंक जाते और हमारे जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहते हैं कि क्या अभी भी तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाऊंगा। जिस बात को सुनने के बाद जो एबर्ट है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम हम तीनों को नहीं हरा पाओगे। जिस बात को सुनने के बाद हमारे जो मेन कैरेक्टर उसे कहते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर कौन हारता है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही हमें एबर्ट को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर उस एबर्ट के ऊपर हमला कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर के हमले की वजह से जो एबर्ट है वो इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद जो एबर्ट है काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि तभी हमें उन दोनों बाकी सेंस को भी दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के दोनों डुप्लीकेट्स उन दोनों सेन के सामने आते हैं। उनसे कहता है कि तुम्हारा अपूर्ण वो नहीं हम है। इतना कहने के साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के जो दोनों डुप्लीकेट्स होते हैं वो भी अपने अपने वेपन यानी कि कॉफिन और जो बांसुरी उसका इस्तेमाल करते हुए जो दोनों सेन से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जो एबर्ट है उसके ऊपर लगातार हमले किए जा रहा होता है। लेकिन जो एबर्ट है वो भी अपने वेपन को सामने लाते हुए उसके हर एक हमले से बचता जा रहा होता है। जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एबर्ट के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल हमला करता है जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के शॉट में से काफी ज्यादा छोटी छोटी एनर्जी से बने हुए शॉट निकल कर सीधा उस एबर्ट के ऊपर हमला कर देते हैं। जिस वजह से उस हमले को रोकने के लिए जो एबर्ट है उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी जिस वजह से जो एबर्ट है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ पीछे हटने लगता है। फिर हमें पहले वाले यानी कि उस बड़े वाले सेल को दिखाया जाता है जिसे कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो कॉफिन वाला डुप्लीकेट है वो लड़ रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर के कॉफिन वाले डुप्लीकेट के साथ लड़ने में उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। और हमें दूसरे छोटे वाले सेन को दिखाया जाता है जिसकी की हालत पूरी तरह से पतली हो चुकी होती है क्योंकि हमारा जो दूसरा डुप्लीकेट मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बांसुरी का इस्तेमाल करते हुए अपने साउंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा होता है। लेकिन तभी जो बड़ा वाला सेन थे उसकी नजर एबर्ट के ऊपर पड़ जाती है जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि जो एबर्ट की हालत होती है काफी ज्यादा बुरी होती है। एबर्ट की इस हालत को देखने के बाद वो जो बड़ा वाला सेंट होता है वो कहता है कि जो डेमन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसे हम लोग साथ मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहे, हमें क्या करना चाहिए। इतना सोचने के बाद जो बड़ा वाला सेंट है वो एबर्ट के पास जाते है उसे कहता है कि अब इस पॉइंट पर हमें उस टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। जिस बात को सुनने के बाद जो एबर्ट है वो अपने दांत पीसने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं सच में उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था लेकिन ये जो डेमन है उसने हमें उस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। इतना कहने के बाद जो एबर्ट है अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए और जो दोनों सेंस है उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा जो पावर है उसे उधार दे दो। जिस चीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि अभी एबर्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो अभी भी किसी तरह की चीजों को छुपा कर रख रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर के इतना कहने के साथ ही वो दोनों जो सेंट होते हैं वो अपने हाथों के ऊपर किस तरह के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपनी जो पावर उस एबर्ट के अंदर ट्रांसफर करने लगते हैं जिस वजह से जो एबर्ट की पावर काफी तेजी के साथ बढ़ने लगती है। और देखते देखते हमें उन दोनों सेंट को दिखाया जाता है जो कि सीधा उस एबर्ट के साथ जाकर मर्ज हो जाते हैं जिस वजह से उन तीनों की जो पावर है वो एक हो जाती है। जिन लोगों को इस तरह से मर्ज होता है वो देखकर हमारे जो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस तरह से मर्ज हो जाओगे, निजाम में बदल जाओगे। और हमें उन तीनों गधों को दिखाया जाता है जो कि अभी भी हमारे मेन कैरेक्टर को धमकियां दिए जा रहे होते कि आज तुम नहीं बचोगे, हम लोगों के पावर एक हो चुकी है, अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा। हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से धमकी दे देने के बाद वो जो तीनों गधे हैं वो अपने वेपन को भी मर्ज कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जो वेपन के पावर है वो भी काफी ज्यादा
ज़्यादा बढ़ जाती है। अपने आप को और अपने वेपन्स को मर्ज कर लेने के बाद जो एबर्टो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अब तुम्हारे सर को तुम्हारे दर से अलग करने का समय आ चुका है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए जो एबर्ट है उससे कहता है कि अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और अब मेरे जो डुप्लीकेट करने की टेक्निक है उसके असली स्ट्रेंथ का पता लगाने का ऐसा ही समय है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपनी चैनगन शॉट और जो कॉफिन और जो बांसुरी है उन तीनों के पावर को एक साथ लाते हुए काफी ज्यादा पावरफुल हमले को चार्ज करने लगता है। जिस चीज को देखने के बाद जो अबर्ट है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उस एबर्ट के ऊपर हमला कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिस एनर्जी के वजह से आसमान में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं लग पा रहा होता है। और जैसे आसमान से पूरी की पूरी एनर्जी और जो धूल है वो गायब हो जाती है, वैसे हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के हमले के वजह से जो अबर्ट और जो दोनों सेंट थे वो पूरी तरह से अलग हो चुके होते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की पावर देखने के बाद वो जो सेंट है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास कितनी ज्यादा ताकत है, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जो लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो फिर आखिर तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। तुम जैसे डीमन के वजह से ये जो दुनिया है वो ठीक से नहीं रह पाती। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर गहरी से साथ छोड़ती है, उनसे कहता है कि आखिर किसने कहा मैं डीमन हूँ, असली डीमन तो तुम लोग हो। जिस बात को सुनने के बाद वो दोनों जो सेंट है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। हमारा जो हैंगिंग टेम्पल है वो हमेशा ही बुराई से नफरत करता है और अच्छाई का साथ देता है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कान में उंगली डालते हुए उन दोनों सेंट से कहता है कि तुम कई समय से सक्लूजन में हो, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हारा जो अबट है उसने ये सारी की सारी चीजें पलट दी है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बड़ा वाला सेंट होता है अबट से कहता है कि आखिर ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या वो कह रहा हो क्या सब कुछ सच है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो अबट है वो उस बड़े वाले सेंट से कहता है कि वो कुछ भी कह रहा है उसके बातों के ऊपर भरोसा मत करो, वो सारी चीजें झूठ कह रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए और जो अबट है उसके माइंड के अंदर उसकी जितनी भी मेमोरीज है उन सारी की सारी मेमोरीज को जो वो दोनों सेंट है उन्हें दिखाने लगता है। जिस मेमोरी के अंदर उस अबॉट ने जो जो गलत काम किए होते हैं सारी की सारी चीजें उन दोनों सेंस को पता चल जाती है। जिन सारी चीजों को पता लगने के बाद जो सेंट है वो उस अबॉट के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के घटिया काम करने की और हमारे हैंगिंग टेम्पल की जो रेपुटेशन है उसे इस तरह से मिट्टी में मिला देने की। जिस बात को सुनने के बाद जो अबॉट है वो अपने अंदर से डार्क एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं कि अब जो कि तुम लोगों को सारी सच्चाई पता चल ही चुकी है तो मुझे होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम लोग चिंता मत करो, मैं जिस रास्ते पर चल रहा उस रास्ते पर तुम भी एक दिन चलोगे, क्योंकि जो नेदर एबेसिस है उसने पहले जो इमोर्टल रिलम है उसे कॉन्करर करने के लिए अपने जो कदम है वो आगे बढ़ा लिए है। जो कुंडली रिलम में फिर से काफी बड़े खतरे में पड़ने वाला है। उस एबर्ट के मुंह से नेदर एबेसिस का नाम सुनने के बाद वो दोनों जो सेंट है वो काफी ज्यादा चौंक जाते और एबर्ट के ऊपर हमला करते, उससे कहते हैं कि क्या तुमने नेदर एबेसिस के जो डेमंस है उनके साथ मिलकर ये सब कुछ किया है, तुम इतने सालों से यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहे हो लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। और हमें उस एबर्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने डार्क कलर की एनर्जी को रिलीज करते हुए जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से आसमान से कई सारे एनर्जी के जो स्पाइक्स है वो काफी तेजी के साथ आकर जो एबर्ट है उसे लगने लगते हैं और देखते ही देखते जो हमारे मेन कैरेक्टर के जो स्पाइक्स है वो उस एबर्ट के बॉडी के छितड़े छितड़े कर देता और हमारा जो मेन कैरेक्टर उस एबर्ट को वहीं पर ही खत्म कर देता है। उस एबर्ट को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वहां पर बचे बाकी के जो कल्टिवेटर्स है उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर नेदर एबेसिस के लोग यहाँ पर आते हैं तो मैं उन्हें भी इसी के तरह मिट्टी में मिला दूंगा। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन दोनों सेंस से कहते हैं कि जो कि यहाँ पर का कचरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो अब मैं यहाँ पर से चलता हूँ। इतना
इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग को वहां पर बुलाते हुए उसके ऊपर बैठकर वहां पर से जाने लगता है। जिसे जाता हुआ देखकर जो प्रिंसेस और दोनों प्रिंस है वही समझ जाते हैं कि जो हैंगिंग टेम्पल के अंदर बैटल चल रही थी वो बैटल खत्म हो चुकी है। फिर हमें हैंगिंग टेम्पल के वहां पर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर और हैंगिंग टेम्पल के लोगों के बीच में जो बैटल हुई थी उस बैटल के अंदर जो हैंगिंग टेम्पल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद जो सेंट है वो कहता है कि अब हमें हमारा जो हैंगिंग टेम्पल है उसे वापस से बना लेना होगा। और लोग इसी तरह से आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी जो बड़ा वाला सेंट है उसे वहां पर किसी का होने का एहसास हो जाता है। जिस एहसास को महसूस कर लेने के बाद जो बड़ा वाला सेंट है वो जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहता है क्या कि कौन है, जल्दी से बाहर आ जाओ। जिस बात को सुनने के बाद हमें वहां पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों सेंट से कहते हैं कि एक समय पर जो हैंगिंग टेम्पल तो पूरे के पूरे ईस्टर्न रीजन के ऊपर रूल करता था, लेकिन अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। पूरे के पूरा जो हैंगिंग टेम्पल है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उन अजीब लोगों को वहां पर देखने के बाद वो जो सेंट है उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, चुपचाप से तुम हमारे ऊपर क्यों नजर रख रहे हो। सेंट की ये बात सुनने के बाद हमें उसे मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए उस बड़े वाले पर्सन से कहता है कि तुम्हारा जो गुस्सा है वो बिल्कुल पहले की तरह ही है। ये मुझे उस समय की याद दिलाता है जब ईस्टर्न रीजन के जो 10 सबसे बड़े शेख थे वो मिले थे और आप वहां पर थे जो कि एक तूफान को कोस रहे थे। जिस बात को सुनने के बाद वो जो बड़ा वाला सेंट थे वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। उस मिस्टीरियस से पर्सन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो। साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये कौन है जो कि मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है। ऐसा लगता है कि जो एबर्ट है उसके अलावा भी कई सारे लोग हैं जो कि नेदर एबेसिस के जो क्लैन है उनके अंदर शामिल हो चुके हैं। लेकिन उस बड़े वाले सेंट की ये बात सुनने के बावजूद भी वो जो मिस्टीरियस सा पर्सन उस बड़े वाले सेंट को कोई भी जवाब न देते हुए उनके ऊपर प्रेशर डालने लगता है। उसे कहता है कि लस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, तुम उसके साथ लड़ते हुए अब पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो चुके हो और यहाँ तक कि तुम जो हैंगिंग टेम्पल ऊपर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो तुम्हें बताओ कि आखिर में तुम्हें मेरी असली पहचान कैसे बता सकता हो। ना ही तुम्हारे पास पावर है और ना ही अब तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस बचा है। इतना कहने के बाद वो जो मिस्टीरियस पर्सन है वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो वहां पर हैंगिंग टेम्पल के जो monk होते उनके ऊपर थंडर से हमला कर कर जो monk होते उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद वो दोनों जो सेंट है वो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उस आदमी से कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, आखिर ये सारी चीजें तुम क्यों कर रहे हो। और जो छोटा वाला सेंट होता है वो कहता है कि एबर्ट ने तुम्हें कुछ किया है जिसके वजह से तुम ऐसा कर रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद वो जो मिस्टीरियस पर्सन है उन दोनों सेंट से कहता है कि हाँ बिल्कुल उसने हमें ऑफेंड किया है, उसका जो मुंह है वो कुछ ज्यादा ही चलता था जिसके वजह से उसने हमने जो कुछ भी प्लानिंग की थी वो प्लानिंग तुम्हें बता दी और हमने जो प्लानिंग की है वो बाहर ना जा पाई जिसके वजह से हम यहाँ पर जो कोई भी उसे मारना ही होगा। जिस बात को सुनने के बाद वो दोनों जो सेंट थे उस मिस्टीरियस पर्सन को कुछ कहने वाले होते कि तभी वो जो मिस्टीरियस पर्सन है उन दोनों के ऊपर हमला कर कर उन दोनों सेंट को भी वहीं पर ही जान से मार देता है। उन दोनों सेंट को खत्म कर देने के बाद वो जो मिस्टीरियस पर्सन और उसकी जो साथी वहां पर से जाते हुए कहते हैं कि जो हैंगिंग टेम्पल है वो अभी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें कुनपेंग के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को भी एहसास हो जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें प्योरलैंड किंगडम के किंग के महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों प्रिंस पहुंच जाते और अपने पिताजी को जो हैंगिंग टेम्पल है उसके अंदर जो कुछ भी होता है सारी की सारी चीजें बता देते और वो यहाँ तक कि ये भी कह देते कि हमें जल्द से जल्द जो हैंगिंग टेम्पल है उसके ऊपर हमला कर कर हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा कि जो बुराई के रास्ते पर चलता है उनका अंत जरूर होता है। जिन चीजों को सुनने के बाद वो जो किंग होता है उन दोनों प्रिंस से कहता है कि तुम इतने भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। जो हैंगिंग टेम्पल है उसकी जो रेपुटेशन है काफी ज्यादा है जिसके वजह से हम यूं ही जाकर उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। हमें ठीक से इन्वेस्टिगेशन कर कर जो सच है उसे पहले सामने लाना होगा फिर हमें कोई कदम उठाना होगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए जो हैंगिंग टेम्पल है वहां पर क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बस उसे वहां पर धुआं दिखाई दे रहा होता है। जिस धुएं को देखने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि आखिर यहाँ पर इतना सारा धुआं क्या कर रहा है, क्या वहां पर और कुछ हुआ है। लेकिन तभी जो प्रिंसेस वो सामने की ओर कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। हमें प्रिंसेस के सामने उन्हीं मिस्टीरियस लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ जो प्योरलैंड किंगडम है उन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं।